बीबीसी इंडिया बोल, तारीख 14 मई, दिन शनिवार में हूं मोहन लाल शर्मा। 13 जून 1997, दिल्ली के उपहार सिनेमा हॉल में बॉर्डर फिल्म चल रही थी। हॉल खचाखच दर्शकों से भरा था। अचानक भीषण आग लगी और 50 से ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत हुई। घटना के 25 साल बाद कल दिल्ली के मुंडका की एक व्यावसायिक इमारत में भयंकर आग लग गई। 27 लोगों की इस आग की चपेट में आकर मौत हो गई। ये तो सिर्फ 2 उदाहरण हैं, लेकिन हादसों की सूची काफी लंबी है। आज इंडिया बोल में इसी पर चर्चा, दिल्ली की आग, सवाल और सबक। रखिए अपनी राय, मुफ्त फोन करें 1811 7000 और 1800 102 7001 पर। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा का कार्यक्रम इंडिया बोल। स्वागत, अभिनंदन। फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे समस्त श्रोताओं का। पहले मुख्य समाचार। राज्यसभा सांसद और त्रिपुरा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माणिक साहा राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इससे पहले बिप्लब कुमार देव ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया था। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि माणिक साहा को विधायक दल का नेता चुना गया है। विप्लब देव गुरुवार को दिल्ली पहुंचे थे और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह व भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। उत्तर कोरिया में कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से फैलता दिख रहा है और अब यहां के नेता किम जोंग उन ने तेजी से बढ़ते संक्रमण को बड़ी आपदा करार दिया है। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने जानकारी दी है कि शनिवार को किम जोंग उन ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई और संक्रमण से निपटने के लिए कोशिशों को और तेज करने की बात कही है। किम जोंग उन का ये बयान और बैठक की जानकारी ऐसे वक्त आई है जब गुरुवार को पहले कोरोना केस की आधिकारिक पुष्टि की गई। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि कोरोना वायरस कुछ समय से उत्तर कोरिया में फैल रहा है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि बढ़ते संक्रमण के गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। दरअसल उत्तर कोरिया की 2.5 करोड़ की आबादी वैक्सीनेशन प्रोग्राम की कमी और खराब हेल्थ केयर सिस्टम की वजह से कोरोना की चपेट में आ सकती है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के खिलाफ अपमानजनक फेसबुक पोस्ट शेयर करने के आरोप में मराठी अभिनेत्री पर केस दर्ज हुआ है। अभिनेत्री केतकी चिताले की फेसबुक पोस्ट को लेकर एनसीपी कार्यकर्ता नाराज थे और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। अब उनके खिलाफ ये मामला महाराष्ट्र के ठाणे शहर में दर्ज हुआ है। मराठी में लिखी गई इस पोस्ट में एनसीपी प्रमुख का नाम नहीं है, लेकिन उपनाम पवार और 80 साल की उम्र का जिक्र है। शरद पवार 81 साल के हैं और पोस्ट में नरक आपका इंतजार कर रहा है, इस तरह की टिप्पणियां हैं जो कथित तौर पर शरद पवार को अपमानित करने के लिए लिखी गई हैं। इस मामले में केतकी के खिलाफ मानहानि, लोगों में विद्वेष फैलाने समेत कई आरोपों में मामला दर्ज किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद और अल नहयान के निधन के एक दिन बाद शनिवार को शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को राष्ट्रपति चुना गया है। न्यूज़ एजेंसी एएफपी ने आधिकारिक मीडिया के हवाले से ये खबर दी है। फेडरल सुप्रीम काउंसिल ने ये नियुक्ति की है। इससे पहले शेख मोहम्मद ने फेडरल सुप्रीम काउंसिल के सदस्यों से मुलाकात की थी। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पार्टी छोड़ दी है। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब कांग्रेस का 3 दिन का चिंतन शिविर चल रहा है। कांग्रेस ने पिछले ही महीने सुनील जाखड़ को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में सभी पदों से हटा दिया था। पार्टी ने उन्हें एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था, जिससे वो नाराज बताए जा रहे थे। ऐसे में सुनील जाखड़ ने एक फेसबुक लाइव में पार्टी छोड़ने की घोषणा की। सुनील जाखड़ के पार्टी छोड़ने को पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने बड़ा नुकसान बताया है। असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर कहा है कि मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद को खोया है और दूसरी मस्जिद हरगिज नहीं खोएंगे। न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक ओवैसी ने अहमदाबाद में कहा कि बाबरी मस्जिद पर कोर्ट का फैसला आ गया और अब ज्ञानवापी का मसला शुरू हो गया। हुकूमत को वो ये बात बता रहे हैं कि वो एक बाबरी मस्जिद खो चुके हैं, दूसरी मस्जिद हरगिज नहीं खोएंगे। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने घोषणा की है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण चीन ने 2023 के एशिया फुटबॉल कप की मेजबानी के अपने अधिकार को छोड़ दिया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।
तो शुरू हो चुका है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बीबीसी इंडिया बोल। हमारी टेलीफोन लाइनें खुली हुई हैं। स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल कार्यक्रम में। नंबर आपके लिए एक बार फिर से दोहरा देता हूं, 1811-7000 और 1800-102-7001। आपके हमें फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। आज का विषय आप जानते हैं। आज का विषय है दिल्ली की आग, क्या सबक और सवाल क्या है। मेरे साथ स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा। दिलनवाज, सबसे पहले तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कल जब ये घटना घटी, आप वहाँ पर गए, आपने क्या देखा और क्या पाया? देखिए मोहनलाल, आगजनी की पहली घटना नहीं है दिल्ली में। जब भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं कई सवाल उठते हैं। मैं वहाँ करीब रात के 12 बजे पहुँचा था, लेकिन ये आग की जो घटना है, जो फायर ब्रिगेड को जानकारी इसकी करीब 4:40 पर मिली थी और उससे 10-5 मिनट पहले की ये घटना होगी। तो वहाँ जाकर जब हमने लोगों से बात की, चश्मदीदों से बात की, तो एक अहम बात हमको पता चली कि फायर ब्रिगेड को वहाँ पहुँचने में काफ़ी समय लग गया था। और शुरुआत में ये आग बहुत बड़ी नहीं थी। जो उसके हमने उस वक्त जो वहाँ लोग मौजूद थे, उन्होंने जो विजुअल्स रिकॉर्ड किए, उनको देखकर ये लग रहा था कि इतनी बड़ी आग नहीं होगी, इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। अब इसमें सबसे अहम बात यह है, बिल्डिंग जो है ये रोहतक दिल्ली हाईवे पर मौजूद है। काफ़ी चौड़ा हाईवे है। अगर उसको वहाँ पे हालांकि ट्रैफिक रहता है, तो अगर उसको रोक दिया जाता तो फायर टेंडर्स पहुँचने में वहाँ इतना वक्त नहीं लगता, लेकिन फिर भी वक्त लगा। दूसरा, बिल्डिंग के साइड में एक गली है। इसमें जो सबसे अहम बात जो मेरे मन में तब से की सवाल बार बार कौंध रहा है कि इसका जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो फायर सेफ्टी के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं था। उसके पास फायर एनओसी नहीं थी, वहाँ कोई भी फायर का इक्विपमेंट नहीं था। तो जो सब बार बार मन में सवाल आ रहा था कि ये जो जाने गई हैं, 27 लोगों की जो जान गई है, अगर प्रोटोकॉल का पालन किया गया होता, सारी चीजें इन प्लेस होती, तो शायद इतना अगर प्रोटोकॉल का पालन किया गया होता तो जी। इस समय में कार्यक्रम में आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनको शामिल करने का वक्त आ चुका है। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं दिल्ली फायर सर्विसेज के पूर्व डायरेक्टर ए.के. शर्मा जी। ए.के. शर्मा जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सभी श्रोताओं को नमस्कार और आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। शर्मा जी, अभी हमारे जो संवाददाता दिलनवाज पाशा है वो आंखों देखी बयां कर रहे थे कि कल वहाँ पर गए थे। एक चीज़ जो बार बार इस तरह की कभी भी घटनाएं आती हैं, चाहे हमने उपहार का प्रकरण देखा 25 साल पहले, और इसके बाद लगातार बहुत सारी घटनाएं, बड़ी घटनाएं घटती हैं। ये जो बार बार आती है बात कि जो फायर प्रोटोकॉल है उनका पालन नहीं किया जाता है, ऐसा होता है तो क्यों होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। प्रोटोकॉल का मतलब है, हम दूसरे उसमें समझे तो इसे प्रोसीजर, कि आप क्या प्रोसीजर अपनाएं ताकि आपकी जो बिल्डिंग है या इवन योर हाउस इन विच यू आर रिजाइडिंग इज सेफ फ्रॉम फायर सेफ्टी। हम हमेशा बात करते हैं फायर सेफ्टी की, बट हमें बात करनी चाहिए लाइफ एंड फायर सेफ्टी की। लाइफ एंड फायर सेफ्टी की बात करनी चाहिए। लगता है शायद हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही। कार्यक्रम में एक श्रोता को मैं जगह देता हूं। नाम बताएं, कौन है, कहां से बोल रहे हैं? सर नमस्कार। नमस्कार जी, मोहनलाल जी, शर्मा जी नमस्कार। मैं सगोरे स्कूल घाटी, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश से बसंती लाल सूर्यवंशी बोल रहा था। जी बसंती लाल जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। रखें अपनी राय। जी, जैसे अभी दिल्ली में जो घटनाएं घटी और अन्य देश में, जैसे मुंबई में घटती, कभी इंदौर में घटती, कभी भोपाल में घटती है, और कभी कभी क्या है कि सरकार थोड़ा ध्यान नहीं दे पाती है कि जैसे गर्मी, अभी गांव में भी देख लीजिए आप, आग लग जाती है तो फायर प्रोटोकॉल को पहले से सूचना करते, फायर प्रोटोकॉल वाले क्या करते हैं कि थोड़े लेट पहुंचते, तो उसमें वो आग के लपटे में ज्यादा ये हो जाता है सर। और ऐसी घटनाएं, जैसे इस सबक से हमें ये करना चाहिए कि जैसे इससे दिल्ली पे घटनाएं घटी, तो इससे आगे भी हमें पूरे देश में जानकारी और सतर्क रहना चाहिए सर। जो आग लगती है शहर और अन्य कई घटनाएं घटती है ना सर। जी जी, हर शहरों में इस तरह की घटनाएं घटती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बसंती लाल जी। कार्यक्रम में एक और श्रोता की आवाज, नाम बता दें। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। मैं गुजरात पाटन से धीरज रबारी बात कर रहा हूँ सर। जी कहें अपनी बात। आपका बहुत पुराना श्रोता हूँ, यानी रामदत्त त्रिपाठी जब लखनऊ से रिपोर्टिंग करते थे तब का, विजय राणा जी। जी जी जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपनी बात कहें। मेरी बात ये कहना है कि जब आगजनी का बना होता है, सिनेमा थिएटर हो या
है, कॉर्पोरेट ऑफिस है, वो और जगह पर उसकी जांच बैठती है, जांच हो जाती है, उसके बाद भी ऐसी घटनाएं होती है तो जांच में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता कि भाई ये साधन लगवाने चाहिए, ये कड़क सजा होनी चाहिए। बार बार ये जो घटनाएं होती है सर, ये कहाँ तक जायज है सर? बिल्कुल। यानी कि घटनाएं तो बार बार होती ही रहती हैं और बड़ी दिक्कत वाली बात है। मेरे साथ कार्यक्रम में, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, कि दिल्ली फायर सर्विसेज के पूर्व डायरेक्टर ए.के. शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आपसे जिस मोड़ पर बात छूटी थी वो ये थी कि लाइफ कैसे बचेगी। लाइफ आग जब ये मतलब बातें जब आग लगती है तो जीवन, जिंदगी बचाना जिसकी जांच ज़रूरी है, उसके लिए लगातार काम करने की बात, आप ये बात कह रहे थे। जी देखिए, लाइफ जो है दुनिया में सबसे बहुमूल्य चीज है। लाइफ एक बार ही चली जाएगी तो वापस आने वाली नहीं है। बिल्कुल। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी टैग टू बी अटैच्ड टू लाइफ, हाउ टू सेव लाइफ। प्रॉपर्टी जल जाएगी, वापस आ जाएगी, बना सकते हैं। तो लाइफ की जब हम बात करते हैं तो हमें जहां भी हम रह रहे हैं या जहां भी हम काम कर रहे हैं, हम सुनिश्चित करें, हम ये जाने कि हमारे पास कौन कौन से रास्ते हैं निकलने के। क्या हमारे पास पर्याप्त रास्ते हैं अगर कोई इमरजेंसी आ जाए उस बिल्डिंग से निकलने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लो उस रास्ते में कुछ रुकावट आ जाए, मेरे पास अल्टरनेटिव रूट क्या है, ये सेकंड हमारा फीचर होगा बिल्डिंग के लिए। तीसरा, कि इन जो रास्ते हमारे लिए बनाए गए हैं बचाव के लिए, क्या हम इनको उसी सिचुएशन में रख रहे हैं जिसमें ये बनाए गए हैं, कि या हम इसमें कुछ स्टोरेज वगैरह कर देते हैं। रास्ता ही ब्लॉक कर दिया, पता चला कि सीढ़ियां हैं पीछे की जी, और उस पे आपने माल ढो दिया, क्यों दिला? जी मोहनलाल जी, इस घटना में यही हुआ। मैं उन सीढ़ियों तो गया। पहली बात तो सीढ़ियां बहुत चौड़ी नहीं थी। जिस इमारत में 200-250 लोग काम करते हैं, 3 बड़े फ्लोर हैं, वहां का जीना 3-3.5 फीट चौड़ा है, और जो उस पे फाटक लगा है उसमें एक छोटा दरवाजा है, सिर्फ वही खुला था, उससे एक ही आदमी निकल सकता है। तो इसमें सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि जो बिल्डिंग का एस्केप रूट था, जो जीना था, जो एकमात्र रास्ता था, उससे कोई नहीं निकल पाया। हाँ। वहां से किसी का बचाव कार्य नहीं हुआ। जिन लोगों को निकाला भी गया है, क्रेन के जरिए शीशे तोड़ के निकाला गया है। दूसरा, इस बिल्डिंग के ऊपर टॉप फ्लोर था, वहां जो छत जाने के लिए रास्ता था उस पर लॉक लगा था, तो लोग जो है ऊपर भी नहीं निकल पाए। मैं अपने श्रोताओं को याद दिलाना चाहता हूं, 8 दिसंबर 2019 को दिल्ली के रानी झांसी रोड पर जो है अनाज मंडी में आग लगी थी। वहां भी मैं कवरेज करने के लिए गया था, और वहां भी जो सबसे चौंकाने वाली बात थी, जिसकी वजह से 43 लोगों की मौत हुई थी, एस्केप रूट नहीं था। मेरे मन में जो बार बार सवाल कौंध रहा था, अगर ये मान लीजिए छोटी सी इमारत होती, समझ में आ जाता है रडार से बच सकती है। इतना बड़ा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है जिसमें 300-400 लोग बैठ के काम कर सकते हैं, वहां फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं है। कैसे ये एडमिनिस्ट्रेशन की, इंतजामिया की रडार से बचा रहा? जी शर्मा जी, ये जो दिलनवाज पाशा बात बता रहे हैं और कई घटनाएं इन्होंने कवर की, ये और जिस एस्केप रूट की आप बात कर रहे हैं, ये एस्केप रूट मतलब ज़्यादातर काम ही नहीं आता है, और एनओसी भी देता है। मामले में तो था ही नहीं, इस मामले में था ही नहीं। आप सोचिए कि 3-4 मंजिला बिल्डिंग है, उसका पीछे से गली से रास्ता है, फ्रंट से तो रास्ता ही नहीं है। वो इतना छोटा है कि उससे इतने लोग नहीं निकल सकते। जरा शर्मा जी के पास। जी शर्मा जी। जी देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जैसा इन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया। और एक बात जो मैं अगली बात पे आ रहा था कि अगर एस्केप रूट अवेलेबल है, लोग बाग उनको बंद कर देते हैं, चिटकनी लगा देते हैं, ताला लगा देते हैं, सिक्योरिटी रीजन की वजह से। ठीक है। और इसके बाद क्या है कि जैसा मैंने कहा कि अगर वो एस्केप रूट मेंटेन नहीं कर रहे हैं, अब मेंटेन में जैसे मैंने बताया कि माल वहां पे जमा कर दिया, या और कुछ गमले रख दिए, या कोई आपने डेकोरेटिव मटेरियल उस पे लगा दिया जो कोई फ्लेमेबल है, तो ये सारे कारण बन जाते हैं कि कोई इंसिडेंट हो तो ये एग्रीवेट कर देते हैं सिचुएशन को, और उधर से निकलने का, बचाव का कोई रास्ता मिलता नहीं। हमारे 2 श्रोता जिनसे अभी हमने बात की, वो हर कोई बार बार यही कहता है कि भाई फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियां देर से पहुंचती हैं, देर हो गई, पहले तो आग छोटी थी, आग पूरी बिल्डिंग लग गई। ये हमेशा इस तरह की घटना में आरोप लगते हैं। ये एक नहीं, ऑलमोस्ट हर एक फायर के इंसिडेंट में ये आरोप लगेगा। क्यों? देखिए, जब मुसीबत आती है तो एक जो मिनट है वो 1-1 घंटा लगता है, और जब खुशियां आती हैं तो घंटे मिनट में बदल जाते हैं। मेरा कहना ये है कि जब हम कहीं भी आग लगती है, जल्दी से जल्दी फायर ब्रिगेड को इत्तला करिए। अगर आप इत्तला करने आप ये सोचे कि मैं इसको काबू कर लूंगा,
तो बहुत गलत है। आप इतला कर दीजिए, उसके बाद अगर आप काबू कर सकते हैं फायर को तो आप जरूर कीजिए। लेकिन फर्स्ट थिंग, इफ यू ऑब्जर्व द फायर, इन्फॉर्म द फायर ब्रिगेड, ताकि उनको चलने पे समय जो है वो कम ले, उनका समय जो है वो स्टार्ट फायर स्टेशन से कर सके। आप दिल्ली फायर सर्विसेज के डायरेक्टर हैं, कितनी मुस्तैद हैं हमारी अग्निशमन सेवाएं? देखिए, दिल्ली फायर सर्विस का जो नंबर है 101, इसकी 10 लाइनें हैं और 10 स्टैंड बाई लाइनें हैं जो हंटिंग उस पे रहती है। एक में कॉल अगर कहीं चल रही है तो दूसरे पे जंप हो जाएगी, दूसरे पे चल रही है तो तीसरे। सो 20 अल्टरनेटिव आदमी वहां पर बैठे रहते हैं कॉल लेने के लिए। जो भी नंबर डायल होता है, और ये कंट्रोल रूम जो फायर स्टेशन हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी वायरलेस से कनेक्टेड होते हैं, और इनके पास इतना एक्सपीरियंस होता है कि दे कैन विजुअलाइज कि भाई ये एरिया किस फायर स्टेशन के अंदर पड़ेगा, जैसे ही एड्रेस नोट होता है, और वहां से एक मैसेज जाता है उस स्टेशन को कि यहाँ फला फला जगह आ गया है, आप अपनी गाड़ियां भेज दीजिए। एक और हमने टाइम कितना लगता है इस पूरे उसमें, मतलब कितना समय लगता है एक जगह पर पहुंचने में? मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। देखिए, टाइम डिपेंड करता है कि किस टाइम पे वो आग लगी है। रात को 12 बजे आग लगी है, ट्रैफिक कम है, गाड़ी 4 मिनट में 5 मिनट में पहुंच जाएगी। दिन का ऑफिस टाइम है, ट्रैफिक वेरी हैवी है। जैसा आप जानते हैं, दिल्ली में कोई ऐसी जगह नहीं बची कि ट्रैफिक जहां डेंसिटी ज्यादा ना हो, तो वहां पर 15 मिनट भी लग सकते हैं, और ट्रैफिक कहीं जाम मिल गया तो 20 मिनट भी लग सकते हैं। लेकिन फायर टेंडर्स पे कनेक्टेड होते हैं वायरलेस से, अगर वो ट्रैफिक जाम में फंस जाता है तो इन्फॉर्म कर देता है कंट्रोल रूम को कि भाई हमारे रूट पे ट्रैफिक जाम है, आप दूसरी जगह से इसको फायर टेंडर को भेज दीजिए जी। आजकल सिस्टम जो है वो अपग्रेड हो चुका है, जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है। जैसे ही फायर स्टेशन से गाड़ी निकलती है वो रूट देख लेता है, अगर रूट खुला नहीं है, कहीं रास्ते में लाल निशान है, तो वो पहले ही कंट्रोल को मैसेज दे देता है कि भाई हमारे रूट पे लाल निशान दिखा रहा है, इतना प्रोबेबल टाइम है, आप किसी दूसरे फायर स्टेशन से गाड़ी भेज दीजिए। जी, एक श्रोता को मैं शामिल कर रहा हूँ, शर्मा जी। जी, नाम बता दें, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? हनुमानगढ़ से विक्रांत लंबोरिया बोल रहा हूँ सर। जी विक्रांत जी, कहें अपनी बात। ये जो आग है सर, हर बार लगती है, लेकिन इसमें रसूखदार नौकरशाह ये बच नहीं करते हैं। आनंद फान में सरकार है, प्रशासन निर्णय लेता है, कोई स्थायी नीति नहीं बनती। उपहार सिनेमा कांड, अग्निकांड आपको अच्छी तरह के खिलाफ कौन लड़ रहे हैं? सरकार और ऑफिसर है, वो कोई शोक नहीं करे। जनता को लड़ाई लड़नी है। और अभी जो आग लगी है, 15 दिन हो गए लगातार करनाल बाईपास पर आग लगी हुई है। सरकार कुछ कर रही, जांच जनहानि होती है, वहाँ ये मुआवजा और फिर कुछ ठोस निर्णय लेते हैं, कार्रवाई करते हैं, उसके बाद ढाक के 3 पात वही स्थिति होती रहती है। ये मुंडका की आग में वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने बहुत ज्यादा मदद की है, प्रशासन में इतनी मदद नहीं हो पाई। यही है। एक और श्रोता की आवाज, नाम बता दें, कौन बोल रहे हैं? हेलो जी हाँ, नाम बता दें। जी, उपेंद्र मणि त्रिपाठी बोल रहा हूँ, प्रयागराज से। जी, कहें अपनी बात। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी दिलनवाज पासा जी की जो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उसमें कोई सुरक्षा मानक नहीं थे उस बिल्डिंग में, क्योंकि वो बिल्डिंग कमर्शियल थी, उसमें आगे से कोई निकलने का रास्ता नहीं था, ऊपर के मंजिल पे ताला बंद था। तो मैं ये प्रश्न उठाना चाहता हूँ शर्मा जी भी कि क्या एमसीबी ऐसे जो मकान बनते हैं, ऐसी बिल्डिंगें बनती हैं, उनको कैसे अनुमति देता है? अनुमति कैसे देता है? उपेंद्र जी, आपका सवाल सीधे मैं शर्मा जी के सामने रख रहा हूँ। समय बात देखिए, बात ऐसी है कि जो भी बिल्डिंग प्लानिंग होती है किसी भी शहर में, तो उसका जो जिम्मेवार या उसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी लोकल बॉडीज होती हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कह लीजिए या स्टेट गवर्नमेंट कह लीजिए। ठीक नाउ, कोई भी कंस्ट्रक्शन होती है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ही वो ही इनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट देते हैं, और बिल्डिंग जो है जब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिले वो रहने के काबिल नहीं समझी जाती। अगर नहीं मिला तो ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है। ठीक है। अब कुछ बिल्डिंगें उसमें ऐसी होती हैं जो कि जिसके लिए कॉर्पोरेशन को अनुमति देने से पहले फायर डिपार्टमेंट के क्लियरेंस लेनी पड़ती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ।
और दिल्ली फायर सर्विस में या किसी भी स्टेट में आप जाएंगे, उनके कुछ लॉज होते हैं कि ये फला बिल्डिंग जो है हमारे फायर सर्विस के परव्यू में आएंगी, और इसके लिए ये मापदंड जो स्पेसिफाइड है लॉ में वो लिए जाएंगे। दिल्ली फायर सर्विस जो है वो जब कोई ऐसा केस आता है वो उनको एक ऑब्जर्वेशन देते हैं जिसको हम प्रोविजनल एनओसी कहते हैं। वो बेसिकली एक रिकमेंडेशन होती है कि ये मापदंड इसमें लगाए जाए। जो मालिक, ये कॉर्पोरेशन को दे दिया जाता है या लोकल बॉडीज को दे दिया जाता है, लोकल बॉडीज उस मालिक को दे देते हैं। मालिक का काम ये है कि वो प्रावधान कराए और वो फिर दोबारा कॉर्पोरेशन के पास जाए कि जी हमें जो है हमने ये फायर सेफ्टी के मेजर अडॉप्ट कर लिए हैं और इसका इंस्पेक्शन करा दीजिए। हम इंस्पेक्शन पे जाते हैं, अगर वो प्रावधान पाए गए हैं तो एनओसी दे दिया जाता है और नहीं करे हैं तो हमको मना कर देते हैं। नाउ पहले ये प्रोसेस जो था मैनुअली होता था और उसमें करप्शन के बहुत वो थे, चांसेस थे। अब ये सिस्टम ऑनलाइन है, अवेलेबल है दिल्ली में और कई स्टेटों में। आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए कॉर्पोरेशन को, वो कॉर्पोरेशन वाले नक्शे हमारे पास ऑनलाइन भेज देते हैं। मैं आपसे सवाल करूंगा, अगर कोई छोटी इमारत है, समझ में आता है इतना बड़ा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, उसके पास एनओसी नहीं है, उसके बाहर से हाई टेंशन तारें निकल रही हैं जिनकी वजह से भी फायर ब्रिगेड को काफी दिक्कतें आई, तो ऐसा ये इस तरीके की इतनी बड़ी इमारतें जिसमें 300-400 लोग काम करते हैं और वो कैसे फायर डिपार्टमेंट की नज़र से बच जाती हैं? मेरे मन में तो बार बार सवाल यही उठ रहा है। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जैसे मैं मानता हूँ क्राइसिस सिचुएशन है, वहाँ पर फायर ब्रिगेड वाले अपनी जान भी लगा देते हैं लोगों को बचाने में। कल भी ऐसा हुआ है, कमेंडेबल जॉब फायर सर्विसेज ने की है, लेकिन तब जब आग लग गई और वो मौके पे पहुंचे और क्राइसिस सिचुएशन आई। लेकिन यहाँ पे मेरा सवाल ये है, अगर प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया गया होता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। वो कैसे हम मिस कर रहे हैं? नहीं, इसमें कोई मिसिंग नहीं है। मैंने फायर ब्रिगेड लोकल, जैसे कि मैंने बताया, मैं रिटायर्ड डायरेक्टर हूँ दिल्ली फायर सर्विस का। मेरा प्रोफेशनल इंटरेस्ट के जब ये आग लगी तो मैंने जो प्रेजेंट डायरेक्टर है उनसे पता किया कि भाई ये कैसे हुआ, इसको एनओसी दिया था या नहीं दिया था, और मेरे को ये बताया गया कि ये हम बिल्डिंग हमारे को रेफर हुई ही नहीं लोकल कॉर्पोरेशन से। मतलब कॉर्पोरेशन ने ये केस हमारे पास भेजा ही नहीं। वही बात है। देखिए ये सारे लूप होल्स हैं। तो क्या आपको लगता है सर इसके जो जिम्मेदार हैं उनको उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी और क्रिमिनल रेस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए इसमें? बिकॉज 27 पीपल्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। देखिए बिल्कुल 27 नहीं, 30, फिगर इज 30 नाउ, 30 हो गया है। ओके, ठीक है। बिल्कुल क्रिमिनल नेग्लिजेंसी होनी चाहिए। मजिस्ट्रेट इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर दी गई है और इसमें जरूर कुछ ना कुछ निकलेगा, मेरा ऐसा मानना है। आई हैव फुल फेथ इन लॉ। आप उपहार का क्लासिक केस दीजिए, देखिए उसको। आज भी अंसल ब्रदर जो हैं वो जेल के अंदर हैं और पेनल्टी कितनी लगी है उसके ऊपर ये आप देख लीजिए। लेकिन कितना वक्त लग गया ये भी देखने की बात है। यस सर, दैट जुडिशियल सिस्टम आई कैन नॉट। नहीं, हाँ, बात सही है जी। एक श्रोता को मैं जगह दे रहा हूँ, नाम बता दे, कौन बोल रहे हैं? हेलो सर, कृष्ण गोपाल शर्मा, मैं उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। कृष्ण गोपाल शर्मा जी बोल रहे हैं जी। हाँ, कहें अपनी बात। जो भी मामला है सर, इसके लिए करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है। ये करप्शन का ही कारण है जो आज इतने लोग मारे गए और हम लोगों को बचा भी नहीं पाए। मतलब आपको लगता है करप्शन की वजह से ऐसा हुआ? जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता की आवाज, नाम बता दे, कौन बोल रहे हैं? हाँ हेलो। मैं अरविंद कुमार झारखंड से बोल रहा हूँ, धनबाद से। अरविंद जी कहें अपनी बात। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ बार बार दिल्ली में जब पता है जो इसमें रहायशी इलाके में ढेर सारे लोग रह रहे हैं जिस मकान में, उस मकान की बढ़िया से कानूनी रूप से स्टिक ऑर्डर क्यों नहीं निकाला जाता, उसको जांच पड़ताल क्यों नहीं किया जाता है? जो एक वैकल्पिक व्यवस्था हो, जैसे एग्जिट अलग से भी एक एग्जिट हो, जैसे हिनुमा कुछ चीज ऊपर से बना दिया जाए ताकि वो शहर में कंजेस्टेड एरिया होता है। जी एक और श्रोता की आवाज, नाम बताएं, कौन बोल रहे हैं? मोहनलाल जी नमस्कार। नमस्कार, मैं गुजरात से उस्मान चौहान बोल रहा हूँ। जी उस्मान चौहान साहब, जी अपनी बात कहें। बात ये है कि आज जो आग का मुद्दा है साहब। जी हाँ बोलें। आग, हेलो, ये आवाज कट गई। नाम बता दें, कौन बोल रहे हैं? एक और श्रोता की आवाज मेरे पास आ रही है। जी हाँ, कौन बोल रहे हैं? ये भी संपर्क करने की कोशिश में थे लेकिन इनसे भी बात टूट गई। एक और श्रोता को जगह देता हूँ, कोई बात नहीं। मैं शर्मा जी आपके पास। हाँ हेलो, कौन बोल रहे हैं? हेलो, मोहम्मद शफी बोल रहा हूँ सर। मैं जी जम्मू से मोहम्मद शफी साहब, कहें अपनी बात कहें।
सर बात ये है कि असल में सर बात ये है कि सब कुछ बेड़ा गर्क किया देश का करप्शन ने। अगर करप्शन मैं देखो इस चीज को मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, हमारे देश में ये खून पिया गया है, दुनिया करप्शन में लिप्त है। करप्शन ने हर बात का बेड़ा गर्क कर दिया। रोडों पर मकान बने, पहले पूछते नहीं, बाद में जाकर उनको पर बुलडोजर चलाते। भाई पहले आप कहाँ थे? ये सब मिली भगत से होता, बाद में नुकसान होता है पब्लिक का सर। करप्शन बड़ी जड़ है। 3 श्रोता करप्शन की बात कर चुके हैं। मैं शर्मा जी के पास आऊंगा, इस पे जरूर बात करूंगा। एक और श्रोता की आवाज, ये हमारे आखिरी श्रोता हैं, नाम बता दें। हेलो जी हाँ, नाम बता दें। हाँ, मेरा नाम रतनलाल है। जी रतनलाल जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मुंबई महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। जी कहें अपनी बात। सर मेरा मानना है कि इन सब जो घटनाएं होती है उनके पीछे लोगों का कॉमन सेंस है कि लोग जो सेफ्टी रूल्स वगैरह होते हैं उनको नेग्लेक्ट करते हैं, और बाद में जब कोई घटना हो जाती है तो सारा दोष जो स्टेट मशीनरी होती है उस पर डाल देते हैं। तो मशीनरी के साथ साथ लोगों का खुद का भी दायित्व होता है कि अपनी जिम्मेदारी समझे वो। और एक सर मेरा बीबीसी से निवेदन है कि हमारे फोन नंबर आप नोट कर लिया करें, आपकी तरफ से कॉल आएगा तो अच्छा होगा, क्योंकि हमारा बहुत टाइम लगता है, हमें कॉल मिलती नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात कहने के लिए। सर एक लास्ट बात है सर कि बच्चों को बचपन से चीजें सिखानी चाहिए सर। हाँ, बच्चों को बचपन से बातें सिखानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में शर्मा जी आपके पास वापस आ रहा हूँ तीन बातें लेकर। पहली बात ये कि जो हमारे 3 श्रोताओं ने कहा कि करप्शन बहुत बड़ा कारण है, और इसका जिक्र आप भी कर रहे थे कि अब करप्शन फ्री चीज़ें की गई हैं ऑनलाइन, और बहुत सारी चीज़ें हैं। कैसे अच्छा, इस बिल्डिंग का भी केस देखिए कि ये बिल्डिंग पहुंची ही नहीं है एनओसी के लिए, तो मतलब अब आप क्या कहेंगे भाई? जब बिल्डिंग का ढांचा और उसका खाका ही नहीं पहुंचा तो उसके क्या प्रोविजंस, और इस तरह की न जाने कितनी इमारतें हैं जी जहां पर ये चीजें पहुंची नहीं। तो इसका क्या किया जाए? देखिए शर्मा जी, करप्शन का जब हम बात करते हैं, हम सब बात कर रहे हैं, हम एक समाज में रहते हैं। कौन करप्शन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, वो कर रहा है, हम उंगली दूसरे को पॉइंट आउट करते हैं हमेशा। जो आदमी बिल्डिंग बना रहा है, चाहे अपना घर भी बना रहा है, अपना एरिया बढ़ा रहा है, तो वो करप्शन ही है। चाहे वो मॉनेटरी कमर्शियल करप्शन हो, चाहे या एथिकल करप्शन हो, या उसके माइंड में करप्शन हो। हम सब ये चाहते हैं सब कुछ चीज हमें मिल जाए और जल्दी मिल जाए, एंड दिस लीड्स टू करप्शन। देखिए गवर्नमेंट आउट ऑफ द वे जाके काम हो जाए किसी तरह। करेक्ट, बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा था आपसे कि भी हम सब ये चाहते हैं मेरा काम आउट ऑफ द वे, मेरा काम सबसे पहले हो जाए। इसमें मुझे झमेला ज्यादा नहीं चाहिए, मैं इसको ठीक नहीं करूंगा, मैप को ये मैंने बना के दे दिया और बिगैर मैप के हो जाए मेरा बिल्डिंग पास, तो बहुत ही बढ़िया है। तो मतलब पहली बात ये है कि मैं संक्षेप में बात करूंगा, समय मेरे पास कम है। पहली बात ये कि हम आउट ऑफ द वे जाके काम करने की कोशिश न करें। दूसरी चीज इस घटना के सबक क्या है? इस घटना का सबक ये है कि जैसा मैंने पहले कहा, लाइफ जो है इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और उसको बचाने के लिए हमें, ये लाइफ है किसकी? जो उस बिल्डिंग में रह रहा है, मेरी है, आपकी है, और जो उस बिल्डिंग में रह रहा है हम सबकी लाइफ है। अगर हम ये करप्ट मीन्स से ये अपनी लाइफ को उसमें डालेंगे डेंजर में, तो एक न एक दिन जरूर आग की घटना होगी और वी विल लूज द लाइफ, एंड देन वी विल रिपेंट, कि हम रिपेंट करेंगे कि हमने क्या किया, और तब तक समय निकल गया होगा। बचने के लिए जैसा मैंने कहा, जो हमारे मीन्स ऑफ एस्केप हैं एटलीस्ट उनको पूरे होने चाहिए, साइज बराबर होना चाहिए, और अल्टरनेटिव जरूर होना चाहिए। दूसरी बात, ज्यादातर आग जो है बिजली के कारणों से लगती है, लेकिन क्या हम अपने घर के बिजली के या अपनी बिल्डिंग के बिजली के जो सामान हम लगाते हैं, कभी हम ये सोचते हैं कि इसको ISI मार्क होना चाहिए? हम ये सोचते हैं जो सस्ता बाजार में मिले उसको ले लो। आजकल गर्मी का सीजन है, फायर लोड जो इलेक्ट्रिकल लोड जो है बढ़ गया। हम 1 AC चलाते हैं, 2 AC चलाते हैं, 4 AC चलाते हैं, क्या मेरा लोड उस बराबर है जो कि ये AC 4 AC का लोड ले ले? क्या ये तारे जो लगी हुई हैं इनका जो वो है, ये इसका करंट कैरिंग कैपेसिटी जो है वो पूरा है या नहीं है? ELCB फ्यूजेस क्या ये लगे हुए हैं? आखिर इस घर में मैं रह रहा हूँ, AC का मजा मैं ले रहा हूँ। तो मतलब जागरूकता जरूरी है। और तीसरी चीज, आपके श्रोता ने जागरूकता की बात करी, अवेयरनेस की, बचपन से सिखाया जाए। सी वी आर गोइंग टू द स्कूल्स आल्सो, वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल स्कूल प्रोग्राम, जो कि बच्चे नर्सरी, पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं, इन बच्चों को हम इकट्ठा करके एक प्रेजेंटेशन देते हैं
बच्चों के उसमें कि भाई खेल कूद में खेल खिला दिया आग का या उनको बचने की वो बता दी, एंड दे आर वेरी हैप्पी। तो जब तक हम इसको ग्रास रूट लेवल पे नहीं लेके जाएंगे सबके सब मिलके, तब तक ये बात बनेगी नहीं। तो मतलब सीधी बात ये कि ये सब चीजें तो करें, और लेकिन जवाबदेही तो अग्निशमन विभाग की है। सर इस केस की बात करेंगे तो जवाबदेही अग्निशमन विभाग की सिर्फ इतनी है कि मॉरली यस वी हैव लॉस्ट 30 पीपल, वी वांटेड टू सेव देम बट वी कुड नॉट, बट इवन देन सम ऑफ देम वी हैव सेव्ड। एज फार एज द गिविंग द परमिशन we have our minds are very clear, my heart is very clear that this case did not come to us and hence we have not been able to do the justice to it. That is what I can say. शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं पर मुझे इस कार्यक्रम को खत्म करना पड़ेगा। आज इंडिया बोल में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए कार्यक्रम के साथ। राजेश चौहान के साथ मोहनलाल शर्मा को विदा दीजिए, नमस्कार।